दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट की कंप्लीट हिंदी पेडागोजी का पार्ट 1 होगा, जिसमें कंप्लीट हिंदी पेडागोजी का निचोड़ यहां से आपकी परीक्षा में डायरेक्ट 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो में हम शुरुआत से अंत तक लेकर के आपको चलेंगे कि मातृभाषा क्या है, भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा क्या है, भाषा के भेद कितने हैं, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम। इसके अलावा हम बात करेंगे भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर, भाषा के कौशलों की विशेषताएं क्या हैं, लिखने के प्रकार क्या हैं, भाषा शिक्षण की विधियां, आगमन निगमन विधि, मस्तिष्क उद्दीलन विधि, शिक्षण का त्रिआयामी मॉडल, शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन, उपचारात्मक निदानात्मक परीक्षण। और हम बात करेंगे यहाँ पर भाषा के मॉडल की। और इसके बाद वाइगोत्स्की पियाजे ने क्या कहा है भाषा के बारे में, वो प्रश्नों के प्रकार, पाठ्यपुस्तक की विशेषता, पढ़ने के प्रकार जिसमें नया कॉन्सेप्ट जुड़ा है, स्कीमिंग और स्कैनिंग रीडिंग, इसके अलावा संकेत भाषा और त्रिभाषा सूत्र। तो कंप्लीट वीडियो वॉच करिएगा, वीडियो को शुरुआत से बिल्कुल अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भाषा क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स बना लीजिएगा और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हल करिएगा, आपको हिंदी पेडागोजी आसान लगने लगेगी। तो चलिए शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा है क्या। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का साधन है। यह केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं बल्कि इनके कुछ या इसके कुछ अन्य प्रकार भी हैं। आपसे सीटेट कई बार ये वाला प्रश्न पूछ चुका है कि भाषा क्या है। 4 ऑप्शन दे देता है। ध्यान रखना है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा स्वतंत्र है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा यादृच्छिक का मतलब है यहाँ पर भाषा क्या है, स्वतंत्र है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के माध्यम से हम सोचते, महसूस करते और चिंतन करते हैं। भाषा का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान में किया जाता है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में प्रयोग की जाती है। भाषा अस्थिर है, यानी समय के साथ इसमें बदलाव होता रहता है। भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। स्कूल की भाषा जो होती है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए, ठीक है। अगर समरूपता नहीं होगी तो बच्चे को कक्षा में कठिनाई महसूस होगी, इसलिए समरूपता होनी जरूरी है। समरूपता का मतलब एक जैसी हो भाषा, मिलती जुलती भाषा हो। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो प्रिंट समृद्ध परिवेश, ठीक है। इसमें बोर्ड लगा हो, चार्ट होल्डिंग हो और कुछ चित्रकारी भी हो, ताकि बच्चा क्लास में जब बैठे तो उसको मतलब सहज लगे, रुचिकर लगे। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ऐसा सीटेट में प्रश्न जब पूछेगा तो आपको उत्तर करना होगा। अगर हम संविधान में बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इसमें शास्त्रीय भाषाएं हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम और उड़िया। भाषा के अगर हम भेद की बात करें तो मुख्यतः 3 भेद हैं। लिखित भाषा, कुछ आप लिख करके कहें, बोल करके कहें या संकेतों में कहें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मौखिक भाषा होती है उसकी तुलना में लिखित भाषा अधिक स्थायी होती है। अगर हम बात करें भाषा अर्जन, अब हम समझेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, दोनों को ही समझेंगे और फिर स्लाइड के माध्यम से समझेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। आइए देखते हैं सबसे पहले भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जित करने की मनुष्य की जो क्षमता है जन्मजात है, मतलब जन्म से मनुष्य में क्षमता है कि वो भाषा को अर्जित कर सकता है, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना, भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी भाषा को हम अर्जन कहते हैं, इसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं। बिना किसी विशेष प्रयास के मतलब जब हम खुद ही सीख जाएं, कैसे, प्रयोग करते करते, वार्तालाप करके हम अगर भाषा के सहज रूप को सीख जाते हैं तो इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। अर्थात भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है, अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है और भाषा अर्जन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। भाषा अर्जन का संबंध सबसे ज्यादा किससे होता है, मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, जन्म के बाद जिस
पहली भाषा को आप सीखते हैं वही होती है मातृभाषा। भाषा अर्जन क्या है? एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक का मतलब इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई विशेष इसके लिए सिलेबस पाठ्यक्रम कुछ भी नहीं है, कहीं से भी आप कुछ भी सीख लेते हैं भाषा के अंतर्गत। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन होने की वजह क्या है? तो भाषा अर्जित करने के हमारे अंदर एक आंतरिक क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है। जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं, जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुन करके, देख करके, बोल करके। अलग से उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बस वो परिवार से सीखने लगता है भाषा को। मातृभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप ही मातृभाषा होता है, अतः बच्चे के घर में बोले जाने वाली भाषा बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन कहाँ से करता है? परिवार से। स्कूल आने से पहले से ही वो मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है। भाषा का यहाँ पर पहला रूप क्या है? मातृभाषा। और यहाँ पर हम बात करें भाषा अधिगम की, तो अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है। इसमें नियम सीखने होते हैं, इसमें किताबें पढ़नी होती है, भाषा के कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है, मतलब इसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको टाइम फिक्स होता है, मतलब सिलेबस भी होता है कि ये चीज़ें पढ़नी है, इतने समय में पढ़नी है, फिर मूल्यांकन भी होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, इसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा और अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। औपचारिक भाषा का माहौल, मतलब अगर आप सीख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी भाषा का अधिगम कर रहे हैं, तो माहौल कैसा हो? औपचारिक हो। यहाँ पर एक प्रश्न, एक कथन पूछा जाता है, स्किनर से है, ठीक है। स्किनर क्या कहते हैं कि भाषा अनुकरण और पुनर्वलन के माध्यम से सीखी जाती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ में रख करके सिखाया जाना चाहिए। भाषा सिखाने के लिए या सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो यहाँ पर ओवरऑल अंतर क्या निकला कि भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अनौपचारिक है। और भाषा अर्जन किसका होता है? मातृभाषा का। भाषा अधिगम क्या है? ये एक चेतन प्रक्रिया है, इसमें नियम कानून होते हैं, जैसे आप व्याकरण पढ़ते हैं, और ये औपचारिक प्रक्रिया होती है, सिलेबस फिक्स होता है, टाइमिंग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप कुछ भी सीख रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक क्या, जैसे आप बाजार गए तो वहाँ पर आप, ठीक है, जो सब्जी बेचने वाला है वहाँ से भी आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। मार्केट गए, वहाँ पर अगर आप मॉल में गए कुछ और ख़रीद रहे हैं, या कहीं पे आप गए, कोई मीटिंग में गए, कहीं से भी आप कुछ भी सीख रहे हैं। किचन में कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है। बाथरूम में कुछ काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, वहाँ से कुछ माइंड में अचानक आ गया तो सीख रहे हैं। ये स्वाभाविक है, अपने आप हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ नियम कानून होते हैं, इसके लिए फिक्स आपको विद्यालय, किताब, ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं पढ़ने के लिए, या कोई कोर्स, किताब, नोट्स बनाते हैं आप, वीडियो देखते हैं। लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया में ये अपने आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अर्जन में और अधिगम में अंतर आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर होता है वातावरण का। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है वातावरण से। अब हम बात करेंगे भाषा कौशल। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है? 4। सुबोपाली के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं, तो जिनके माध्यम से आप भाषा को ग्रहण करें। ग्रहण कैसे करेंगे? या तो सुन करके या तो पढ़ करके, यानी सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना, ये हो गए अभिव्यक्ति, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को कहें, या तो बोल करके कहेंगे या तो लिख करके कहेंगे। सीटेट अपनी परीक्षा में हर बार एक प्रश्न पूछता है कि भाषा कौशल का क्रम क्या है। देखिए, भाषा कौशल जो होते हैं 4, ये एकीकृत और अंतः संबंधित होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये एक ही क्रम में सभी बच्चे सीखें, ठीक है। सुबोपाली क्रम में सीखे जाते हैं, लेकिन केवल इसी क्रम में सीखे जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सुनने कौशल में, श्रवण कौशल में सबसे जरूरी क्या है, तो हम बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाएंगे, कहानी और कविता का मतलब एक तरीके से सुनाएंगे, ताकि बच्चे के श्रवण कौशल का विकास हो सके।
बोलने में सबसे जरूरी क्या है? कविता का पढ़ना, संवाद करना, मौखिक प्रश्न पूछना, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को हम कह सकते हैं बोलने के लिए। पढ़ने कौशल में जरूरी क्या है सबसे ज़्यादा? तो पढ़ने के कौशल को वाचन कौशल भी कहते हैं। मौन पठन की अगर हम बात करें तो इससे क्या बेनिफिट होता है? मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, बच्चा तेजी से पढ़ सकता है और कम समय में ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। सस्वर पठन की बात करें तो इससे क्या बेनिफिट होता है? बच्चे का उच्चारण अच्छा रहेगा, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे। सस्वर पठन से रस भी यानी आनंद भी आता है। बात करें अगर हम लिखने कौशल की तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछता है कि अध्यापिका बच्चे की वर्तनी की अशुद्धि मतलब जो गलतियां करता है उसको ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है इमला, बोल करके लिखना। ठीक है, बच्चा शुरुआत में बहुत सारे शब्दों को गलत तरीके से लिखता है, अगर इन गलतियों को शुद्ध करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? श्रुतलेख यानी इमला का प्रयोग करेंगे। लेखन के अगर हम प्रकार की बात करें तो यहाँ पर सुलेख यानी सुंदर लेख, श्रुतलेख यानी वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना जिसको हम इमला कहते हैं, अनुलेख यानी अक्षरों का अनुरेखण यानी ट्रेस करना। अब हम बात करेंगे भाषा शिक्षण की विधियों की। तो इसमें आगमन विधि होती है। आगमन में क्या होता है? हम पहले बच्चे को उदाहरण बताते हैं, फिर उससे संबंधित नियम बताते हैं, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर चलती है ये विधि, और इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं। प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से जो है आगमन विधि की विशेषता है या फिर नहीं है। तो आगमन विधि बाल केंद्रित होती है, उदाहरण से नियम की ओर इसमें चला जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। निगमन विधि की बात करें तो जस्ट आगमन विधि की ये उल्टा होती है, अर्थात इसमें पहले बच्चे को हम नियम बताते हैं फिर उसके उदाहरण। जैसे हमें संज्ञा पढ़ाना है तो पहले हमने नियम बता दिया कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नियम बता दिया, फिर उदाहरण बताए, तो ये हो गया निगमन। लेकिन अगर आगमन विधि से हमें संज्ञा पढ़ाना हुआ तो पहले हम कुछ वस्तुओं के नाम बताएंगे, कुछ प्राणियों के नाम बताएंगे, कुछ स्थान के नाम बताएंगे, फिर कह देंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो निगमन और आगमन आपस में क्या है? अपोजिट है। इसमें जो है निगमन विधि में अमूर्त से मूर्त, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, और जस्ट इसका उल्टा अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे व्याकरण अनुवाद विधि की। तो इस विधि में दूसरी भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। जैसे संस्कृत या अंग्रेजी सिखाते समय हम उसका व्याकरण और उसके नियम बताकर भाषा की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो भी हम दूसरी भाषा सीख रहे हैं उसका सबसे पहले व्याकरण आपको पढ़ना होता है। इस विधि में बोलने पर कम बल दिया जाता है, लिखने और पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। किसमें? व्याकरण अनुवाद विधि में। प्राकृतिक विधि की बात करें तो इस विधि में दूसरी भाषा को सिखाने के लिए सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है, जिससे वो वाचित रूप से परिचित हो पाए। इस प्रकार दूसरी भाषा को उसी तरह सीखेंगे जैसे अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। अब अगर हम बात करें भाषा संसर्ग विधि, तो भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है? रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। मस्तिष्क उद्दीलन विधि की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क के मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि इसका समाधान कैसे होगा। इस विधि का प्रयोग किया जाता है समस्या का समाधान करने के लिए, है ना। प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो इस विधि में मातृभाषा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात किसी अन्य भाषी क्षेत्र में जाकर के वहाँ प्रत्यक्ष रूप में हम देख करके सीख सकते हैं। जैसे आप पंजाब जाइए और वहाँ पर कुछ दिन रहिए, वहाँ के लोगों को बोलचाल की भाषा सीखिए, कैसे देख करके सीखिए, तो ये प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। मस्तिष्क उद्दीलन का मतलब है समस्या समाधान करने के लिए। आपसे प्रश्न पूछेगा किसी भाषा की कक्षा के अंतर्गत समस्या समाधान करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देगा प्रत्यक्ष विधि, मस्तिष्क उद्दीलन विधि, भाषा संसर्ग विधि, प्राकृतिक विधि। तो आप क्या लगाएंगे? मस्तिष्क उद्दीलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। भाषा संसर्ग आप समझ गए होंगे, रचनाओं के माध्यम से इसमें व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। अब बात करते हैं शिक्षण का त्रिआयामी मॉडल, जो कि जॉन डीवी के द्वारा भी दिया गया है। इसमें 3 आयाम में 3 कौन कौन लोग होते हैं? अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु जो पढ़ाना है। शिक्षण सामग्री की बात करें, शिक्षण सहायक सामग्री, तो इसमें दृश्य और श्रव्य सामग्री होती है। दृश्य में आपकी आ जाती है जिसको हम देख सकते हैं, श्यामपट्ट हो गया, पाठ्यपुस्तक हो गया, चार्ट हो गया, मानचित्र हो गया। श्रव्य में जिसको हम सुन सकते हैं, रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर। और जो आप यूट्यूब पे मोबाइल मतलब वीडियो देख रहे हैं, ये श्रव्य दृश्य दोनों के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि इसमें आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जैसे फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, टेलीविजन हो गया, चलचित्र हो गया। क्रिया सहायक में आपकी आ जाती है, कहीं हम बच्चों को
एक्टिविटी के लिए बाहर ले जाएं, तो उद्यान का भ्रमण, संग्रहालय, लाइब्रेरी ले जाएं, किसी ऐतिहासिक इमारत, आगरा का ताजमहल दिखाने ले जाएं, लखनऊ का इमामबाड़ा दिखाने ले जाएं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। आकलन का उद्देश्य क्या है? जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया ये जानना और छात्रों की समस्या को दूर करना, ये उद्देश्य होता है। छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचानकर उनके अनुसार शिक्षण विधि तैयार करना। मूल्यांकन को अगर हम दो भागों में बांटें तो एक होता है आकलन, एक होता है मापन। आकलन में देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, मापन में देखते हैं कि कितने प्रतिशत सीखा है, कितना सीखा है। आकलन और मापन दोनों ही किसका हिस्सा है? मूल्यांकन का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण की। तो जब बच्चों को शिक्षण करने में कुछ कहीं पर कठिनाई महसूस करते हैं या असफल महसूस करते हैं तो असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। उपचारात्मक क्या होता है? जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जैसे आप बीमार होते हैं तो आपको उपचार की जरूरत होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछता है ना कौन सा बुखार है, कब से आ रहा है, कोई और दिक्कत तो नहीं, क्या लक्षण है, कोई दवाई तो नहीं खाई, किस प्रकार का बुखार है, इसके लिए वो टाइफाइड, डेंगू, कोविड वाला कई प्रकार के टेस्ट कराता है। तो सबसे पहले हम कारण को पता लगाते हैं, फिर उपचार करते हैं। समझ गए होंगे। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? तो इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा। ये उपलब्धि टेस्ट होता है जिसके माध्यम से पता चल जाता है कि क्या सीखा है। भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है बच्चा, उसके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाना आदि। तो यहाँ तक आपने जो भी पढ़ा है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दक्षता परीक्षण की बात करें तो इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ सकता है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। ये दक्षता परीक्षण के माध्यम से पता लगाते हैं। भाषा के कुछ मॉडल हैं, जैसे भाषा का अंतःक्रिया मॉडल क्या कहता है कि शुद्ध और प्रामाणिक संदेशों को भाषा के माध्यम से लिया और दिया जाता है। भाषा के माध्यम से आपसी पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनती है। इसके माध्यम से व्यक्तियों के बीच लेन देन भी आसानी से किया जा सकता है। इस मॉडल से क्लास में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच प्रभावशाली शिक्षण होता है। अब हम बात करते हैं टॉप डाउन मॉडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो हिंदी में पूछ ले या फिर संस्कृत शिक्षण में पूछा जा सकता है। टॉप डाउन मॉडल में क्या होता है? इसमें बच्चा भाषा के अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है। बॉटम अप में क्या होता है? इसमें बच्चा पाठ्यक्रम के अनुसार गतिशीलता करते हुए सीखता है। इसके नोट्स बना लीजिए आप। लेखन कौशल में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि जो भी आप लिख रहे हो उसके स्पष्ट उद्देश्य हो, व्याकरण की शुद्धता हो, रचनात्मकता हो, विचारों को प्रोत्साहन मिले और सुसंगतिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर लेखन कौशल की हम बात करते हैं। इसके कुछ उपागम की अगर बात करें तो इसमें बच्चा क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जिनको हम जानेंगे। स्टीफन क्रेसन की बात करें तो ये एक भाषाविद हैं जो अमेरिका के हैं। ये द्वितीय भाषा अर्जन यानी SLA सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन से संबंधित परिकल्पनाओं को पेश करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछता है कि बोधगम्य निवेश का कॉन्सेप्ट किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, किस भाषाविद के द्वारा दिया गया, तो आपका नाम आ जाएगा स्टीफन क्रेसन। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है कि किसी दूसरी भाषा को बच्चा सीखता है, अर्जित करता है, कह रहा है अर्जन अधिगम परिकल्पना, यानी किसी दूसरी भाषा को बच्चे ने सीख लिया है, फिर उसकी निगरानी करेगा यानी मॉनिटरिंग करेगा, फिर उसमें इनपुट कुछ चीज़ों को बच्चा लिखना सीखेगा। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर भावात्मक फिल्टर, यानी अगर बच्चा भावनात्मक रूप से अच्छे से वो तैयार है उस भाषा को सीखने के लिए तो सीख लेगा, या फिर बच्चा नेचुरल तरीके से सीखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है स्टीफन क्रेसन के द्वारा, नाम ध्यान रखिएगा इनका। चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जन्मजात भाषा सीखता है क्योंकि बच्चे में जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता की एक डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, ऐसा इन्होंने कहा। सार्वभौमिक व्याकरण का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा ही दिया गया। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि इन्होंने
अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार भाषा को सबसे अधिक महत्व दिया है। इनके अनुसार बच्चे में पहले भाषा आती है, फिर विचार आता है। आपने जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यहाँ पर उसी चीज का उल्टा है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। स्किनर कहते हैं कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अगर हम बात करें प्रश्नों के प्रकार की, कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो बोध प्रश्न होते हैं। बोध प्रश्न का मतलब यह है प्रस्तुत पाठ के समझने में छात्र कहां तक सफल हुए हैं, ये जानने के लिए बोधात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, तो विषय वस्तु व पाठ को विकसित करने के लिए विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न शिक्षण पूरा होने के बाद विषय से संबंधित किए जाते हैं ताकि विषय वस्तु का एक बार परीक्षण किया जा सके और पाठ सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, ये चीज पढ़ाने वाले यानी टीचर को भी पता चल सके। परिचयात्मक प्रश्न क्या होते हैं, जिन प्रश्नों में पाठ का परिचय कराया जाता है उनको परिचयात्मक या प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। कालांतरित प्रश्न होते हैं जो मौन पठन के बाद बच्चों से पूछे जाते हैं, उनको कालांतरित प्रश्न कहते हैं। यहाँ पर भाषा से संबंधित कुछ विकार हैं, जैसे आप पढ़ते हैं अफेजिया। तो अफेजिया क्या होता है, इसके कारण बच्चे में सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं, कठिनाई आती है। डिस्लेक्सिया क्या है, पठन संबंधी अक्षमता है। पढ़ने और लिखने में समस्या को ही हम पठन अक्षमता कहते हैं। अगर हम बात करें पाठ्यपुस्तक के गुण, तो पाठ्यपुस्तक की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण गुण क्या होंगे कि विषय वस्तु अच्छा हो, भाषा और शब्द भंडार हो, शैली और योजना हो, प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित हो पाठ्यपुस्तक। पढ़ने के प्रकार, इससे इस बार प्रश्न पूछा गया है। स्किमिंग रीडिंग क्या होता है, जब पाठक यानी पढ़ने वाला पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है, तो यह प्रक्रिया स्किमिंग रीडिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर को आप पढ़ना, तो न्यूज़पेपर को आप फटाफट तेजी से पढ़ते हैं, स्पीड से, और उसका भाव समझ जाते हैं कि ये जो न्यूज़ है इसका सारांश क्या निकल रहा है। कि अगर कोई 5G सेवा लॉन्च हुई है तो आपने फटाफट पढ़ लिया, सारांश आपने उसका ये निकाल लिया कि 2025 तक या 2024 तक पूरे भारत में ये लागू हो जाएगी, सभी जगह इसका लाभ मिलेगा। आपने सारांश निकाल लिया, लेकिन आपने क्या किया, केंद्रीय भाव निकाला, लेकिन पढ़ा आपने तेजी से है। ये होता है स्किमिंग रीडिंग। स्कैनिंग रीडिंग क्या होता है, यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर ले जाता है। गहरी पढ़ाई, इसमें क्या होता है, गहरी पढ़ाई के अंतर्गत गहन पठन में बारीकी से समय लेकर के पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होता है। अति समय अभ्यास का कहता है ये पठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम। अब हम बात करेंगे यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र की। तो 1964-66 में कोठारी आयोग, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, उनके द्वारा त्रिभाषी सूत्र का कॉन्सेप्ट दिया गया। त्रिभाषा में 3 भाषाएं कौन कौन सी है, पहली भाषा जिसमें मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा, राज्य में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तो पहली भाषा कौन सी होगी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरी भाषा कौन सी होगी, हिंदी भाषा राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरी भाषा की बात करें तो तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है त्रिभाषा सूत्र का। यहाँ पर अगर हम बात करें संकेत भाषा, तो संकेत भाषा क्या होती है, वे संकेत जिनका प्रयोग करके कोई व्यक्ति अपने भावों या विचारों को प्रकट करता है, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये व्याकरण के साथ स्वाभाविक भाषा होती है। भाषा के उपागम का मतलब ये है कि भाषा को सीखने का तरीका, कौन कौन तरीके से हम भाषा सीख रहे हैं। भाषा विकास की अवस्थाओं की बात करें तो इसमें आ जाता है कृदंत, जब जन्म के बाद बच्चा रोना शुरू करता है इसको कृदंत कहते हैं। अनुकुंचन यानी 2 से 3 महीने का बच्चा जब ध्वनियाँ निकालना शुरू करता है तो इसको अनुकुंचन कहा जाता है। बबलाना यानी अपनी ध्वनियों को निकालकर जब बच्चा कुछ शब्द बोलना शुरू करता है तो इसको बबलाना कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीटेट की कुछ अन्य मैराथन के लिंक यहाँ पर हमने लगा दिए हैं, आप यहीं से उन वीडियोज़ को क्लिक करके देख सकते हैं। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।